और आज हम केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर चालू करते हैं जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। गुजराती मीडियम वालों के लिए धातु और अधातु ये वाला चैप्टर है। हमने लास्ट टाइम एसिड्स एंड बेसिस किया था और एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। अब हम कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो, जो भी हमारे आसपास जो भी चीजें हैं जैसे कार्बन है या फिर जो भी एलिमेंट्स है, उनको हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड करके किया है उनके गुणधर्मों के हिसाब से। एक कैटेगरी है उसमें मेटल्स और दूसरी कैटेगरी है नॉन मेटल्स। तो देखो, हर मेटल की सारे मेटल्स के सारे जो धातु होते हैं उनके गुणधर्म एक जैसे होते हैं। तो दो प्रकार के गुणधर्म हो सकते हैं। पहला जो है वो है भौतिक गुणधर्म। भौतिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल गुणधर्मों को बोलते हैं प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुणधर्मों को हम अभी पढ़ते हैं किसके? अधातु के, धातु के। मुझे गुजराती में लिखना आता नहीं है तो हिंदी लिख रहा हूं मैं। तो देखो, पहला गुणधर्म क्या है? किसी भी धातु का वो चमकता है, उसको एक चमक होती है जिसको हम बोलते हैं धात्विक चमक। तो तुमने अगर देखा होगा कहीं पे जैसे चांदी के बर्तन होते हैं या फिर जो स्टील के प्लेट होते हैं हमारे जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, वो चमकते हैं, है ना? तो उसको बोलते हैं हम लोग धात्विक चमक, या फिर इंग्लिश में उसको बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लस्टर। लस्टर मतलब जो चमक होती है। जैसे मैंने तुमको अभी बताया जो हमारा मिरर होता है ना, मिरर भी चमकता है। मिरर के पीछे एक चांदी की कोटिंग होती है, तो वो जो है वो भी चमकता है, इसलिए उसके पीछे वैसी कोटिंग लगाते हैं तो हमें आईना मिलता है। दूसरा जो गुणधर्म है वो है कि वो जो मेटल्स होते हैं, जो धातु होते हैं, वो काफी हार्ड होते हैं। हार्डनेस उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको गुजराती में बोलते हैं सखत होना। मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ लेकिन गुजराती में सखत बोलते हैं उसको। तो जो धातु होते हैं वो सखत होते हैं। जैसे तुम्हारे जो स्कूल में जो बेंचेस होंगे ना जिसपे तुम लोग बैठते हो, वो उसमें धातु होता है। देखो, तो उस पे अगर तुम लोग उसको ठोको, थोड़ा बहुत उसको पीटो, तो भी उसको ज्यादा कुछ होता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि वो सख्त होते हैं, वो हार्ड होते हैं। फिर आता है मेलिएबिलिटी, जिसको गुजराती में बोलते हैं टिपाऊ। तो जो धातु होते हैं वो टिपाऊ होते हैं, जिसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम्हारे पास कोई धातु है, जैसे तुम लोगों ने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, जैसे बर्तन बनाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो हथौड़े से उसको शेप देते हैं। हाँ, वो हथौड़े से बनाते हैं, उसको मार मार के उसको जो जैसा चाहिए वैसा शेप देते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु है वो एक शीट में हम लोग उसको बना सकते हैं, जैसे पेपर जैसे उसको फ्लैट करके उसको ठोक के उसको पेपर जैसा फ्लैट बना सकते हैं। तो उसको बोलते हैं, उस गुणधर्म को बोलते हैं मेलिएबिलिटी या फिर टिपाऊ होना। फिर आता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को बोलते हैं, डक्टिलिटी मतलब तनावक होता है धातु, जिसका मतलब क्या होता है कि किसी भी धातु की हम लोग वायर बना सकते हैं। तुम लोगों ने कॉपर देखा होगा, तो कॉपर जो हमारे घर में वायर लगती है वो कॉपर की होती है, या फिर तांबा जिसको बोलते हैं। तो वो जो है वो कैसे बनाते हैं, उसको खींच के उसको लंबा करते हैं तो वो एकदम छोटी सी वायर बन जाती है, उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। तुम्हें पता है 1 ग्राम सोना अगर तुम लोग लोगे तो उसकी 2 किलोमीटर लंबी वायर बनती है, पता है? ये इतना डक्टाइल होता है सोना। वैसे ही कम ज्यादा मात्रा में सारे धातु थोड़े बहुत काफी तनावक होते हैं। अब देखो, जब कोई धातु है तो वो क्या होता है, वो बिजली और ऊष्मा का अच्छा प्रवाहक होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे हम लोग जो बर्तन है जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं, वो हम लोग गैस पे रखते हैं तो वो एकदम जल्दी गर्म हो जाता है। तो उससे क्या मतलब हुआ कि वो ऊष्मा के अच्छे प्रवाहक है। वैसे ही जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, बिजली के भी अच्छे प्रवाहक होते हैं सारे धातु।
जैसे हम जो घर में जो कॉपर वायर्स होती हैं, जो बिजली इधर उधर करने के लिए, जैसे जो मीटर है हमारे घर के बाहर, वहां से अपने लाइट तक बिजली आने के लिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिजली का अच्छा प्रवाहक होता है। फिर और एक चीज, उनका जो गलन बिंदु होता है, मतलब उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो धातुओं का बहुत ज्यादा होता है। जैसे तुमको पता है जो हमारा आयन है उसका जो गलन बिंदु होता है वो करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। पता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है। मतलब कितना ज्यादा टेम्परेचर है सोचो। बट हर सारे जो धातु होते हैं उनका इतना ज्यादा नहीं होता है। सोडियम जो है, फिर पोटेशियम जो है, फिर गैलियम भी है, इनके जो गलन बिंदु है वो बहुत कम होते हैं। और मर्क्यूरी जो है ना, वो तो एक्चुअली पता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सारे धातु अच्छे प्रवाह, सारे धातु का गलन बिंदु बहुत ज्यादा होगा। बट जितने काफी सारे, मतलब जैसे हमारे पास अगर 60 धातु है तो उसमें से काफी ज्यादा, मतलब 40-45 के बहुत ज्यादा होते हैं गलन बिंदु। और गुणधर्म क्या हुआ, धातु सोनोरस होते हैं। सोनोरस का क्या मतलब हुआ, जैसे तुम लोगों ने मंदिर में जाते होंगे तो घंटा सुनी होगी तुमने। तो वो जब हम लोग धातु के वो बनी हुई जो घंटी होती है उस पे जब हम लोग वो मारते हैं तो उससे आवाज उठती है, तो वो मतलब सोनोरस होना। काफी सारे और एक लास्ट जो गुणधर्म है वो ये कि काफी सारे जो धातु होते हैं वो सॉलिड होते हैं, या तो ठोस होते हैं। तो ये हो गए हमारे धातुओं के भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग लेते हैं अधातु या तो नॉन मेटल्स। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म हम लोग देखते हैं अभी। पहला देखते हैं अभी। पहला क्या है, जो अधातु है वो ज्यादातर ठोस होते हैं या तो गैसियस होते हैं। ज्यादातर सॉलिड होंगे, नहीं तो गैसियस होंगे। जैसे देखो सॉलिड में देखो क्या आता है, जैसे ऑक्सीजन जो है, क्लोरीन है, ये सारे जो हैं ये सारे गैसेस होते हैं। बट ये हमेशा सही नहीं होता। ब्रोमीन जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। तो कहने का मतलब कि काफी सारे जो अधातु है वो सॉलिड या तो गैस होते हैं, ठोस या तो वायु जैसे होते हैं। दूसरी बात, वो लस्ट्रस नॉन लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, जैसे मतलब मैंने बोला कि जैसे धातु होते हैं वो चमकते हैं, वैसे अधातु जो है वो चमकते नहीं है, मतलब उनमें वो धात्विक चमक नहीं होती है। तो ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। पर फिर आयोडीन जो है वो चमकता भी है। आयोडीन लस्ट्रस होता है। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर अधातु जो है वो बिजली और ऊष्मा के अच्छे प्रवाहक नहीं होते हैं। ठीक है, तो बैड कंडक्टर्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। बट फिर वापस इसमें ये है कि जो ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का एक प्रकार होता है। तो ग्रेफाइट जो है वो को बिजली का प्रवाह करता है उसमें से। फिर ज्यादातर जो अधातु होते हैं उनका गलन बिंदु बहुत कम होता है। ठीक है, ये हो गए सारे भौतिक गुणधर्म। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले हम देखते हैं मेटल्स का। अब मेटल्स का क्या होता है, देखो मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और उससे क्या तैयार होता है, ऑक्साइड्स तैयार होते हैं। तो हम लोग एक इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो मेटल प्लस ऑक्सीजन ये मिलके हमें देता है मेटल ऑक्साइड। तो मैं तुमको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ तो सोडियम ऑक्साइड तैयार होता है। तो 2Na2O। वैसे ही अगर तुम लोग आयन देखोगे Fe+O2, तो ये क्या देता है, Fe2O3। ये इसको बैलेंस कर देता हूं मैं। तो ऐसे इन जनरल सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं, सारे जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमको मेटल ऑक्साइड देते हैं। तो ये जो है
ये है सोडियम ऑक्साइड, ये जो है ये है फेरिक ऑक्साइड। अब देखो ये जो है ये जो मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं इनको जब हम पानी में मिलाते हैं तो ये हमें क्या देते हैं, अगर तुमको एसिड्स और बेसिस में वाले चैप्टर में से याद होगा तो ये हमें देते हैं बेसिस। तो ये जो है हाइड्रोक्साइड मिलता है हमें, और ये जो है वो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिक होता है ये। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ऑक्साइड्स है मेटल के वो उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। लेकिन तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये बेसिक है तो ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, बराबर। सो Na2O को हम लोग अगर HCl के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमें मिलता है NaCl और H2O। ये वापस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। बट देखो कुछ जैसे अभी सोडियम है वो सिर्फ HCl के साथ ही रिएक्ट करेगा। अगर सोडियम को अगर तुम लोग किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाने जाओगे तो वो नहीं रिएक्ट करेगा, ठीक। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जो एसिड्स और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बेसिस एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करता है, Al2O3 प्लस HCl 6HCl, और ये मिलके हमें देता है 2AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड जो कि सॉल्ट हुआ, और 3H2। बट जब इसको हम लोग किसी बेस के साथ रिएक्ट करवाने जाएंगे, जहाँ बेस में लेता हूँ NaOH, तो ये हमें क्या देगा 2NaAlO3, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं इसको, और साथ में हमारा पानी तो हमेशा बनता ही है। तो ये जो है ये जो ऑक्साइड है वो दोनों तरीके से बिहेव कर रहा है। देखा, इस रिएक्शन में ये बेस जैसा काम कर रहा है, इस रिएक्शन में ये एसिड जैसा काम कर रहा है, क्योंकि दोनों जगह सॉल्ट तो तैयार हो ही रहे हैं, ये सॉल्ट हुआ ये सॉल्ट हुआ, पानी तो बन ही रहा है। तो ये दोनों रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है, तुमने लास्ट चैप्टर में पढ़े हैं ये। एक में तुम्हारा जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो एक में एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे बेस की तरह। ऐसे जो ऑक्साइड्स होते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड जैसे, जो एसिड और बेस दोनों के जैसे बर्ताव करेंगे, उनको हम लोग बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब हम लोग जाते हैं दूसरे रिएक्शंस की तरफ, उसको हम लोग बोलेंगे मेटल्स। एक्चुअली हाउ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर होना चाहिए क्वेश्चन है। तो मेटल जब कोई धातु है वो पानी के साथ जब रिएक्शन करेगा तो उससे क्या तैयार होता है, मेटल प्लस वाटर, ये मिलके हमें देता है मेटल ऑक्साइड। पहली बार तो मेटल ऑक्साइड, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो पानी में जो H2 होता है वो निकल जाता है, और जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो मेटल के साथ जुड़ जाता है। फिर मेटल ऑक्साइड को ऊपर तो हमने देखा ही, मेटल ऑक्साइड को पानी में मिलाएंगे हम लोग तो फिर वापस वो मेटल हाइड्रोक्साइड देगा हमको, ठीक है। ये तो हमने ऊपर देखा, अभी ये ऊपर देखा हुआ है। तो एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं इसका, पोटेशियम लेते हैं 2K प्लस H2O, ये मिलके हमें देगा 2KOH प्लस H2। ये क्या है, ये पानी के साथ मिलके पहले तो हमें देगा K2O, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस H2। फिर एक्चुअली देखो होता क्या है कि जब तुम लोग कोई ये जो जैसे पोटेशियम जब पानी के साथ रिएक्ट करता है ना, तो वो बहुत सारी हीट जनरेट करता है, बहुत सारी गर्मी जनरेट करता है। तो ये जो हाइड्रोजन बनता है ना इसमें से, वो गर्म हो जाता है और वो फट जाता है। तो ये रिएक्शन जो है वो एक्सप्लोजिव होती है, इसीलिए पोटेशियम इतना रिएक्टिव होता है पोटेशियम की जो उससे हाइड्रोजन बनता है ना वो अपने आप जल उठता है। तो पोटेशियम जो है वो हम लोग हवा में भी नहीं रखते, क्योंकि हवा में भी थोड़ा सा पानी होता है, तुमको तो पता ही होगा। जैसे हम लोग अगर कोई ठंडी चीज रखेंगे, पानी का ठंडा ग्लास रखेंगे तो उस पर पानी जमा हो जाता है साइड में से। तो वो क्यों होता है, क्योंकि हवा में पानी होता है जो कंडेंस हो जाता है। तो जो हवा में जो पानी है वो पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाता है और वो जल जाता है हाइड्रोजन, क्योंकि काफी गर्म हो जाता है पोटेशियम। तो
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोटेशियम जो होता है ना उसको हम लोग केरोसिन के नीचे, बट केरोसिन जो है उसके नीचे स्टोर करते हैं, क्योंकि केरोसिन में पानी नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, अब एल्यूमिनियम भी है जैसे, वो भी पानी के साथ रिएक्ट करेगा और वो मिलके देगा हमें Al2O3 जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और 3H2। तो हाइड्रोजन बना साथ में और मेटल ऑक्साइड बना। अब देखते हैं हाउ मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल के साथ अगर एसिड मिला देंगे तो वो हमें क्या देता है, सॉल्ट देता है, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो गैस की तरह बनता है। इसका एग्जाम्पल अगर लेना हो तो Fe हम लोग आयन लेते हैं प्लस HCl, ये क्या देगा हमें, FeCl3 प्लस H2, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, बैलेंस कर दिया रिएक्शन। तो ये जो है ठीक है, तो देखा आयन जो है वो HCl के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट देगा। सॉल्ट मतलब ये क्या हुआ, सॉल्ट हुआ, आयन क्लोराइड और फेरिक क्लोराइड। और ये जो है हाइड्रोजन हमने लिखा ही था कि हाइड्रोजन बनेगा। फिर देखो अब ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि अभी देखो मेटल सॉल्ट है हमारे पास, अगर एक मेटल है वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, ये सवाल पूछना है। तो हाउ, तो अभी देखो तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट अभी तो नहीं होगा। स्कूल में अगर जाओगे तो शायद तुम्हें बताएंगे ये चीज, या तो तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो उसमें भी तुम्हें इसका फोटो दिया हुआ है। हम लोग जब कॉपर सल्फेट लेते हैं, CuSO4 जब लेते हैं, CuSO4 का अगर हमने सॉल्यूशन लिया और उसमें अगर हमने आयन मिला दिया, लोहे का अगर हमने कील बोलते हैं जिसको, नेल, जो हम लोग लकड़ी को एक साथ बांधने के लिए ठोक के उसमें लगाते हैं ना, उसको हिंदी में तो कील बोलते हैं, वो अगर डाल दे तो उसमें आयन होता है, बराबर। जब हम लोग आयन डालेंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में तो क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है ना उसका कलर होता है ब्लू, बट जब हम लोग उसमें आयन डालेंगे तो ये जो आयन है वो कॉपर को हटा देगा, वहां से कॉपर को निकाल देगा और खुद जाके SO4 के साथ बैठ जाएगा। तो ये मिलके FeSO4 होगा और कॉपर जो है वो नीचे सेटल हो जाता है, या फिर जो तुम्हारी कील होती है ना जिसपे जो तुमने डुबाई है उसी पे जमा हो जाता है कॉपर। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये तुमने पढ़ा होगा पहले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा कि कॉपर सल्फेट से फेरस सल्फेट बना है? इसका जो कलर है वो इसको कोई कलर नहीं होता इसके सोल्यूशन को, तो इसका जो कलर है वो हमें क्लियरली दिखेगा कि जो ब्लू सोल्यूशन है वो ब्लू कलर वो हट गया, तो हमें पता चलेगा कि वो कॉपर सल्फेट अभी नहीं रहा, सब फेरिक सल्फेट में, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखो अगर कोई मेटल है वो किसी नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो अभी हमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा धातु किस धातु को अपने सॉल्ट से निकाल देगा। जैसे आयन जो है, जो लोहा है, उसने यहाँ पे कॉपर को हटा दिया, तो हमें पता कैसे चलेगा कि अगर दो मेटल्स है हमारे पास, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा दूसरे वाले मेटल को बाहर निकाल लेगा। तो उसके लिए हमारे पास ये रिएक्टिविटी सीरीज है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो इसमें सबसे ऊपर जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जैसे पोटेशियम है वो सारे नीचे वाले धातु है उनको उसके सॉल्ट में से हटा देगा। जैसे पोटेशियम को अगर तुम लोग मिला दो आयन के सॉल्ट के साथ, FeSO4 के साथ मिला दो, तो पोटेशियम पक्का है कि पोटेशियम क्या करेगा, आयन को हटा देगा, तो K2SO4 बनेगा, खुद यहाँ पे जाके बैठ जाएगा और फिर आयन को निकाल लेगा, तो K2SO4 बना और Fe जो है वो निकल जाएगा। अब अगर देखो मैग्नीशियम है और कॉपर है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट को अगर तुम लोग मिला दो तो मैग्नीशियम क्या करेगा, खुद जाके सॉल्ट में बैठ जाएगा और कॉपर को निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो इसमें से जो ऊपर वाले जो धातु है वो नीचे उसके नीचे वाले धातुओं को अपने सॉल्ट से निकाल लेंगे, तो ये बनेगा MgSO4 प्लस कॉपर। तो ये है रिएक्टिविटी सीरीज। अब हम लोग इसके बाद कहते हैं कि तो कोई जो धातु है
वो किसी अधातु के साथ कैसे बर्ताव करेगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, तुम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा होगा कि जो हमारे धातु होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखो, अब सोडियम जो मेटल्स है हमारे, तो तुम्हें ये तो पता ही है कि जो कोई भी अगर एलिमेंट है वो क्या चाहता है कि उसके सबसे बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना। जैसे आर्गॉन के बाहर वाले ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, बाहर वाली कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। वैसे ही नियॉन में 8 है, तो वो भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। अब देखो, सारे जो धातु है उनके पास 1, 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे बाहर वाली कक्षा में। तो उनको अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं सबसे बाहर वाली कक्षा में, तो उनके लिए आसान क्या होता है कि ये जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल दो, है ना। और वही देखो, नॉन मेटल्स जो है, नॉन मेटल्स को अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए है सबसे बाहर वाली कक्षा में, तो इसको 5 में 3 मिलाना ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इंस्टेड ऑफ पूरे 5 के 5 निकाल के 2 पे स्टेबल हो, इससे आसान उसको यही पड़ेगा कि उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स मिले, है ना। वैसे ही इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स मिले तो बाहर 8 बन जाएगा, वैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिला तो बाहर 8 बन जाएगा। तो होता क्या है कि जो मेटल है, जैसे सोडियम लेते हैं हम लोग, सोडियम क्या करेगा स्टेबल होने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो सोडियम जो है वो सोडियम और 1 इलेक्ट्रॉन हमें देगा, और 1 इलेक्ट्रॉन क्योंकि हमने निकाल दिया तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है। वैसे ही अगर हम क्लोरीन ले, तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है। जो इलेक्ट्रॉन इसने दिया है सोडियम ने, वो क्लोरीन अगर ले ले तो क्लोरीन का क्या हो जाएगा, क्लोरीन स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन के बाहर वाली कक्षा में 8 बन जाएंगे और सोडियम के भी बाहर वाली कक्षा में 8 बन जाएंगे। तो हुआ क्या कि इस रिएक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन अगर हम लोग ले, तो एक्चुअली वो क्लोरीन 2 होता है, तो क्या होगा, NaCl बनेगा, ठीक है। और ये NaCl कैसा बना है, NaCl में एक Na+ है और एक Cl- है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि इस कंपाउंड में आयॉन्स है, तो इसको, ये एक आयन हुआ पॉजिटिव आयन और ये एक हुआ नेगेटिव आयन, तो इसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड, तो जो हमारा घर में जो नमक यूज होता है वो एक आयोनिक कंपाउंड होता है। वैसे ही तुम लोग देखो, AlCl3 में भी क्या होता है, Al3+ होता है और 3 Cl- होते हैं। क्यों, देखो, अगर एल्यूमिनियम को स्टेबल होना है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन दे देना आसान है। वो 3 इलेक्ट्रॉन 3 क्लोरीन के एटम्स ने ले लिए, तो एल्यूमिनियम पे 3 का प्लस चार्ज आ गया क्योंकि उसने 3 नेगेटिव चार्ज दे दिया, और जो 3 नेगेटिव चार्ज दिया है वो आ गया क्लोरीन पे। तो ये दोनों मिलके एक आयोनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो जब कोई मेटल और कोई नॉन मेटल, कोई धातु और अधातु एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड जो है उसके कुछ गुणधर्म होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे हैं, भौतिक गुणधर्म देख रहे हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, इसमें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में आकर्षण होता है, ये तो तुमको पता ही है। तो इन दोनों में इतना आकर्षण होता है कि वो एक दूसरे के साथ बहुत पास जाके बैठ जाते हैं। इसीलिए ये जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं और जनरली ब्रिटल भी होते हैं। साथ ही आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, उनका जो गलन बिंदु और उत्कलन बिंदु जो है, इनके बहुत ज्यादा होते हैं। ये जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स के। जैसे सोडियम है, सोडियम का जो सोडियम क्लोराइड जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक, पता है, मेल्टिंग पॉइंट, गलन बिंदु। क्यों, क्योंकि वापस इसका कारण भी वही है कि इन दोनों में आकर्षण होता है। तो अगर तुमको वो आकर्षण तोड़ना है तो तुम लोग को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। फिर आता है सॉल्युबिलिटी। जो भी आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पानी में आसानी से मिल जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, उसको जब तुम लोग पानी के साथ मिलाओगे, एक्चुअली वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, पानी सिर्फ साथ में
तो ये क्या करता है, Na+ और Cl- आयन्स में ये एक्वियस आयन्स होते हैं, इनमें डिसोसिएट कर जाता है। अब जैसे देखो पानी में जाके ये 2 आयन्स बन गए, अब ये जो 2 आयन्स है वो बिजली का प्रवाह कर लेते हैं, इसीलिए जो सॉल्यूशन होते हैं इसके ये जो होते हैं बिजली के अच्छे प्रवाहक होते हैं, तो बिजली के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अगर कोई धातु चाहिए है तो वो हमें मिलेगा कैसे। इसको हम कहते हैं धातु की प्राप्ति। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। ऑकरेंस मतलब कैसे हमें वेयर डू दे ऑकर, कहाँ मिलेंगे हमको। जो सारे जो धातु होते हैं वो हमें धरती से मिलते हैं, तो हमें खोदना पड़ता है उसके लिए। हम लोग को तुम लोग ने कोयले की खदान शायद देखी होगी कहीं पे किसी मूवी वगैरह में, या फिर सोने की खदान देखी होगी। तो वो जमीन में हम लोग खोदते हैं और हम लोग उसमें से वो धातु बाहर निकालते हैं। अब जो है तो जो धातु जो बाहर निकलते हैं वो ओवर्स के फॉर्म में होते हैं। ओवर्स मतलब क्या होता है कि धातु जो है वो किसी अलग स्थिति में भी हो सकता है। जैसे हमारा आयन है, आयन जो है वो हमें काफी सारे अलग अलग तरह के फॉर्म्स में मिलता है। जैसे FeSO4 मिलता है काफी जगह, या तो जमीन से जब खोद के निकालते हैं तो Fe2O3 में मिलता है। ऐसे अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स में होता है। हमें प्योर आयन बहुत कम धातु ऐसे होते हैं जो प्योर स्टेट में हमको जमीन में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं। वो आजू बाजू के चीजों से रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बना के फिर हमें प्राप्त होते हैं। तो जो ओवर्स हैं वो क्या होता है, वो ऐसे सारे धातु के जो कंपाउंड्स हैं अलग अलग, उसका फिर साथ में जो मिट्टी है, क्योंकि वो सब मिट्टी में दबा हुआ है, तो जो मिट्टी है उसके साथ मिलके जो चीज बनती है उसको हम लोग ओवर्स बोलते हैं। तो ओवर क्या होता है, वो होता है गैंग मतलब जो मिट्टी और जो धूल, ये सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग गैंग बोलते हैं। और फिर मेटल कंपाउंड्स ऐसा मिलके जो है ओवर तैयार होता है। और इसमें से हमारा काम का क्या है, सिर्फ मेटल कंपाउंड, और मेटल कंपाउंड में से सिर्फ हमको मेटल निकालना है। अब हम लोग मेटल कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। एक्टिविटी सीरीज यहाँ भी होती है। जैसे हमने पहले देखा था कि पोटेशियम बहुत रिएक्टिव होता है, पोटेशियम बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। वैसे ही जो मेटल्स हैं जो हम लोग खोद के निकालते हैं, वो उनकी भी एक एक्टिविटी सीरीज होती है। तो इसमें देखो क्या है, पोटेशियम सबसे ऊपर है। तो पोटेशियम, ये जो सारे ऊपर वाले जो इसके ऊपर वाले जो कंपाउंड्स है ना, वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। तो वो हमें कभी भी उनके जैसे के वैसे नहीं मिलते। अगर हमें पोटेशियम चाहिए है तो वो हमें KCl की तरह मिलेगा या तो K2SO4 की तरह मिलेगा। वो हमें कभी भी पोटेशियम अकेला नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव होता है। तो वो क्या होता है, जो भी चीज मिले उससे रिएक्ट करके कोई तो कंपाउंड बना देता है। वैसे ही ये जो बीच वाली चीजें है, यहाँ से यहाँ तक, ये वाले जो मेटल्स है वो काफी कम रिएक्टिव होते हैं ऊपर वाले के मुकाबले। तो उनको हम लोग गर्म करके, या तो उनका भी सेम होता है, कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेंगे हमको, लेकिन उनका क्या है कि वो गर्म करके या तो थोड़ा बहुत छोटे छोटे रिएक्शंस करके हम लोग आराम से उसको निकाल सकते हैं उनके ओवर से, है ना। वैसे ही लेकिन जो नीचे वाले हैं, जैसे सोना है या तो चांदी है, तुमने प्लैटिनम भी सुना होगा, इसको हम लोग PT करके लिखते हैं। ये जो चीजें हैं ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती है किसी के साथ, ये जो धातु है वो। तो ये जो धातु है, सोना हमें वैसे का वैसा मिलता है धरती में से, हमको डायरेक्ट सोना मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। अब देखो, ज्यादातर जो ओवर्स हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कार्बोनेट ओवर होगा या तो सल्फाइड होता है। कार्बोनेट या तो सल्फाइड, ऐसे 2 प्रकार के ओवर्स होते हैं मेटल्स के। तो अब क्या होता है, इनको दोनों को अगर हमको निकालना है, अगर इन दोनों में से अगर कोई कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, उसमें से हम लोग को अगर मेटल निकालना है तो उसका अलग प्रोसीजर है।
सल्फाइड में से मेटल निकालना है तो उसका अलग प्रोसीजर है। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो कम एक्टिव वाले मेटल्स है, जैसे मर्क्यूरी है हमारा, जिसको हम लोग Hg लिखते हैं, है ना। तो मर्क्यूरी जो है वो सल्फाइड के फॉर्म में होता है, HgS, हाँ, मर्क्यूरी सल्फाइड। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो इसको हीट देते हैं साथ में, तो ये क्या बनाता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और साथ में जो सल्फर है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके SO2 बना देता है। फिर जो है ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है उसको हम लोग वापस गर्म करते हैं, और फिर उससे हमें क्या मिलता है, Hg, और फिर साथ में O2 मिलता है। अब Hg क्या हुआ, एकदम प्योर मर्क्यूरी मिल जाता है, ठीक है। अब ये क्यों पॉसिबल हुआ, सिर्फ गर्म करके कैसे पॉसिबल हुआ है, क्योंकि मर्क्यूरी जो है उसका रिएक्टिविटी कम होता है ना। वैसे ही अब देखो, जैसे ये तो हो गया वो मेटल जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे नीचे आते हैं। अब हम लोग जाते हैं ऊपर वाले एरिया में, जहाँ पे थोड़े ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स आते हैं, जैसे ये वाला एरिया है ना, ये वाले एरिया में आता है अभी हम लोग। इसमें क्या होता है देखो, एक तो फिर यहाँ पे देखो सल्फाइड, ये जो मेटल्स है ये सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं हमें, या तो कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं। अब अगर सल्फाइड हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, सल्फाइड अगर हुआ तो हम लोग उसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन प्लस हीट देते हैं उसको, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। तो अगर जैसे जिंक है, जिंक सल्फाइड है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं और हीट देते हैं साथ में, बहुत गर्म करते हैं उसको, तो वो क्या बनाता है साथ में, जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही अगर कार्बोनेट हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, कम ऑक्सीजन में, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम रखेंगे उसमें, और उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे, हीट देंगे इन लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई, तो उसमें ऑक्सीजन हम लोग कम देंगे। इसको बोलते हैं कैल्सिनेशन, इस प्रोसेस का नाम है कैल्सिनेशन। तो क्या, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, इसको हमने गर्म किया तो ये देगा जिंक ऑक्साइड, और साथ में देगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो हमें जिंक ऑक्साइड मिल गया दोनों से, तो जिंक ऑक्साइड से जिंक निकालना काफी आसान होता है। वो कैसे करेंगे हम लोग, कोई रिड्यूसिंग एजेंट है, तुमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा ही होगा, तो हमें क्या करना है, इसमें से ऑक्सीजन निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डालते हैं, ZnO प्लस कार्बन, जैसे कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, तो वो क्या करता है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये हो गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट की जगह हम लोग काफी अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे मैंगनीज है, मैंगनीज का जो ऑक्साइड होता है उसको अगर हम लोग एल्यूमिनियम के साथ मिला देंगे तो वो क्या देता है, मैंगनीज और एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके Al2O3 बना देगा, और साथ में हीट जनरेट होती है। तो यहाँ पे ये जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। अब देखो ये जो हीट है, ये हीट कभी कभी हमारे काम आ जाती है। कभी कभी देखो जब हम लोग Fe2O3 इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम को मिलाएंगे, तो ये क्या बनाता है, ये एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीजन को निकाल लेता है, 2 एल्यूमिनियम होगा यहाँ पे, और ये 2Fe प्लस Al2O3, ये तो ऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम, और साथ में ये हीट देगा। अब ये रिएक्शन में हीट इतनी ज्यादा होती है कि जो आयन है वो सीधे मोल्टन स्टेट में मिलता है, आयन का सीधे गलन हो चुका होता है, गलन बिंदु के ऊपर तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये जो टेक्निक है, ये जो रिएक्शन है, वो हम लोग रेलवे ट्रैक्स को एक साथ जोड़ने में काम में लेते हैं। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं थर्मिक रिएक्शन। अब ये हो गया सेकंड टाइप के मेटल्स है ना, जो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ आते हैं। अब हम लोग आते हैं इस वाले सीरीज पे, जो बहुत रिएक्टिव होता है वो वाले मेटल्स, उनको हम लोग क्या करते हैं, थर्ड कैटेगरी लिख लेता हूँ मैं,
उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से निकालना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जैसे हम लोग को सोडियम निकालना है सोडियम क्लोराइड से, तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को मेल्ट करते हैं एक बड़े से डब्बे में, और इसमें पूरा सोडियम क्लोराइड होगा मोल्टन, और उसमें हम लोग बैटरी इलेक्ट्रोड्स डाल देते हैं और साथ में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी मतलब एक कोई पावर सोर्स। और ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसमें से सोडियम अलग मिलता है और Cl2 जो है वो हवा में गैस, Cl2 गैस जो है वो हवा में चला जाता है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को भी ऐसे ही इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं उसमें से। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, एल्यूमिनियम क्लोराइड को क्या करते हैं, कभी कभी अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड हुआ तो उसको हवा में रोस्ट करके इसके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं और फिर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करके हमें एल्यूमिनियम मिलता है। ओके, ये क्लियर होना हो गया। अब देखो, अभी जो ये जो मेटल्स मिले हैं हमें, यहाँ पे जो मेटल मिला है ना, या फिर यहाँ पे जो मेटल मिला है, ये अभी भी पूरी तरह से प्योर नहीं होते हैं। तो इनको अभी और प्योर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इसका इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग इसको थोड़ा सा शुद्ध करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं उसको। जैसे ये वाले इसमें देखो, ये कॉपर का रिफाइनिंग है। इसमें क्या है, जो इम्प्योर कॉपर होता है वो एनोड पे लगा देते हैं, और यहाँ पे जो है ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो जब हम लोग इसमें से करंट पास करेंगे तो क्या होता है कि कॉपर जो है वो यहाँ से डिसॉल्व होता है और वो जाके इस वाले इलेक्ट्रोड पे, मतलब कैथोड पे आके बैठ जाता है। बट इसमें जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, जो भी कचरा होगा, वो सारा इधर ही रह जाता है। वो क्योंकि इस सर्किट में वो कचरे का कोई रोल नहीं है, तो वो कचरा जो है वो नीचे जमा हो जाता है सारा, और ये जो है ये हमें प्योर कॉपर मिल जाता है। इस तरह से हम लोग रिफाइनिंग करते हैं। इस तरह से हम लोग को ये भी पता चल गया कि जो मिला हुआ जो हमारे पास मेटल है उसको हम लोग और साफ कैसे कर सकते हैं। अब लास्ट चीज है करोजन। करोजन मतलब करोजन माने रस्टिंग। रस्टिंग तुमने देखा होगा, जो कॉपर है, कॉपर का अगर तुम्हारे पास कोई यूटेंसिल है घर पे, तो कॉपर पे ऐसे ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है, जो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से कॉपर जो है वो कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो ग्रीन लेयर है वो कॉपर कार्बोनेट का कलर है। तो जो हमारा कॉपर है, जो प्योर कॉपर था, वो खराब हो गया और वो कन्वर्ट हो गया कॉपर कार्बोनेट। वैसे ही सिल्वर जो है, चांदी के तुमने प्लेट्स देखे होंगे, सिल्वर काला पड़ जाता है, उसमें ब्लैक लेयर आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि जो सिल्वर है वो कन्वर्ट हो जाता है सिल्वर सल्फाइड में, AgS, सिल्वर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका कलर ब्लैक होता है। तो इधर भी क्या हुआ कि हमारा जो प्योर सिल्वर था वो कन्वर्ट हो गया इसमें, सिल्वर सल्फाइड में। वैसे ही तुमने आयन का तो देखा ही होगा, लोहे में जंग लग जाती है, तो आयन जो है वो रेड एंड फ्लेकी बन जाता है। फ्लेकी मतलब जैसे उसके टुकड़े होने लगते हैं। तो अगर कोई चीज है, जैसे तुम्हारे स्कूल के जो बेंचेस है, वो अगर वैसे रस्ट करने लग गए, वो अगर वैसे जंग खाने लग गए, तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि तुम लोग उस पर बैठ जाओ और वो टूट जाए, क्योंकि जो भी आयन था वो आयन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में कन्वर्ट हो गया, और जो उसकी क्षमता थी तुम्हारा वजन उठाने की वो खत्म हो गई, क्योंकि आयन बचा ही नहीं, पूरा आयन ऑक्साइड बन गया। तो इसको अब हम लोग प्रिवेंट कैसे करते हैं? अगर करोजन तो बुरी बात है, क्योंकि हमारा अच्छा मेटल जो है वो खराब हो रहा है, तो हम लोग इसको कम कैसे करेंगे? हाउ टू प्रिवेंट करोजन? तो हम लोग करोजन के लिए क्या कर सकते हैं? करोजन क्यों होता है? क्योंकि हवा में जो गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर सल्फर है, वो रिएक्ट कर जाते हैं मेटल्स के साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मेटल्स को हवा के संपर्क में ही ना आने दे। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको पेंट कर सकते हैं ऊपर। तुमने देखा होगा लोहे के चीजों पे हम लोग लाल कलर का पेंट देते हैं काफी बार। तो वो क्यों होता है? ताकि वो हवा से मिले ही ना, हवा उसको छुए ही ना, और फिर वो करोजन नहीं होता है। उसको हम लोग तेल लगा सकते हैं, ऑयलिंग कर सकते हैं उसको। तेल लगाने से भी सेम होता है, पानी उस पे टिकेगा नहीं, फिर हवा उस पे लगेगी नहीं, तो फिर करोजन जो है वो कम होगा। ग्रीसिंग भी सेम है, ग्रीस लगाएंगे तो भी सेम होता है, ग्रीस से हवा के संपर्क में नहीं आएगा। गैल्वनाइजिंग जो है, गैल्वनाइजिंग क्या होता है? कोटिंग विद जिंक। इसका ये होता है कि जिंक से कोट करते हैं, कोटिंग ऑफ जिंक कर देते हैं हम लोग, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उस पे। जैसे शिप्स होते हैं ना बड़े बड़े,
उसमें जिंक की परत लगी होती है मोटी सी। तो क्या होता है, जिंक क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक पहले रिएक्ट करता है और आयन को बिल्कुल रिएक्ट करने नहीं देता है, तो हमारा जो आयन है वो बचा हुआ है। वैसे ही क्रोम प्लेटिंग कर सकते हैं। क्रोम प्लेटिंग का क्या मतलब होता है कि जो क्रोमियम है, क्रोमियम ऐसा मेटल है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता, जो कभी जंग नहीं खाता। तो अगर हम लोग किसी लोहे के चीज को अगर हम लोग क्रोमियम से ऊपर क्रोमियम से कोट कर दे, प्लेटिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दे उसकी, तो फिर उसको जंग नहीं लगेगी। एनोडाइजिंग तुमने देखा होगा, अगर तुम्हारे पास घर पे कोई एनोडाइजिंग जो है, एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ होता है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम जैसे ही हवा के संपर्क में आता है तो वो एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बना देता है, और वो परत क्या करती है, उसको बचाती है और रिएक्शन करने से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो परत बहुत पतली होती है, तो अगर हम लोग हल्का सा भी अगर समझ लो एल्यूमिनियम का बर्तन है, उसको हम लोग ने घिस दिया तार से, तो फिर वो क्या होता है, वो परत निकल जाती है और नीचे का एल्यूमिनियम दिखने लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एनोडाइजिंग से ये जो परत है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो मोटी कर देते हैं ताकि वो हार्ड हो जाए, और उसमें से एल्यूमिनियम तो उसको कितना भी घिस लो या फिर कितना भी उसको ये लग जाए, वो खराब नहीं होता और एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगने देता। ऐसे सारे मेथड्स हैं जिससे हम लोग करोजन से बचा सकते हैं चीजों को। और एक चीज है कि एलॉय भी बना सकते हो। एलॉय तुमको पता होगा, एलॉय मतलब क्या होता है, दो से ज्यादा मेटल्स का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है एलॉय। एलॉय से क्या होता है कि देखो, जैसे आयन है, प्योर आयन जो होता है ना, वो काफी सॉफ्ट होता है, तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा मिला दे कार्बन, इसकी मात्रा बहुत कम होती है, 0.05% इतनी मात्रा होती है, इतना अगर कर दे तो ये स्टील बना देता है, स्टील बना देता है। ठीक है, स्टील क्या होता है, स्टील काफी हार्ड होता है, लेकिन अगर तुमको आयन को अगर इससे बचाना है, जंग लगने से बचाना है, तो उसके साथ अगर हम लोग क्रोमियम या तो निकेल मिला दे एकदम थोड़ी सी मात्रा में, तो वो बिल्कुल रस्ट नहीं करता। तो अगर तो हम लोग एलॉय भी कर सकते हैं। अब एलॉयज का क्या होता है, देखो एलॉयज जो है, अगर दो मेटल्स है और उसमें से एक अगर मर्क्यूरी है, तो उस एलॉय को हम लोग एमालगम बुलाते हैं। जैसे अगर हमने एल्यूमिनियम लिया और उसके साथ मर्क्यूरी लिया और उसका एलॉय बनाया, तो इसका जो एलॉय बनेगा उसका नाम हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनियम। तो इस चैप्टर में इतना ही है, इतना तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी।